दिस इज चैप्टर नंबर 19 बायोलॉजी, जिसका नेम है न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। ठीक है, आज हम इसके बारे में करेंगे। अगर फूड का न्यूट्रिएंट्स देखें तो किस किस से मिलते हैं न्यूट्रिएंट? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर। तो अब आज हम इसको ही डील करने वाले हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में देख लेते हैं। ये नेसेसरी होते हैं हमारे हेल्थ के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए। जो भी चीज़ नेसेसरी है वो सारा किस में आ जाती है? न्यूट्रिशन में। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है न्यूट्रिशन को लेने का? इनटेक करना मतलब इंजेशन। डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन मतलब यूटिलाइजेशन, और एक्सक्रीशन मतलब इजेशन। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जिससे भी हमें एनर्जी मिलती है? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स जो है वो मेन सोर्स है, और प्रोटीन और मिनरल्स भी न्यूट्रिएंट्स की सोर्स है एनर्जी की। तो सबसे पहले हम विटामिन देख रहे हैं। विटामिन को किसने कौन करा है? फंक ने। और डिस्कवर किसने करा था? एफ.जी. हॉपकिन ने। एफ वाले ही है दोनों। ठीक है, उसके बाद विटामिन्स दो बेसिस पे क्लासीफाई हुए हैं, सोलिबिलिटी बेसिस पे। जो वाटर सोल्यूबल है वो BC है, एंड जो फैट सोल्यूबल है वो कीड़ा है, KEDA। तो सबसे पहला विटामिन देखते हैं जो हमारा ए है, विटामिन ए, रेटिनॉल भी बोलते हैं जिसको। अगर इसकी वजह से डेफिशिएंसी हुई, यही आएगा नेम, या तो विटामिन का नेम आ जाएगा, ए को क्या कहते हैं, या इसकी डेफिशिएंसी आएगी। कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, रेटिनॉल मतलब रेटिना, दिखने की बात हो रही है तो कलर ब्लाइंडनेस पहली चीज़। नाइट ब्लाइंडनेस दूसरी चीज़, कलर भी नहीं दिखेगा, रात में अंधेरा अंधेरा लगेगा। और जीरोफ्थैल्मिया, ठीक है, ये डिसीज़ होगी। नेक्स्ट है थियामीन, B1 को बोलते हैं थियामीन। इससे B1 बेरी बेरी, बी से बी बेरी बेरी, ठीक है, B1 बेरी बेरी, थियामीन। उसके बाद है राइबोफ्लाविन, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लाविन। इसमें थियामीन एक ही बारी में निकल रहा है ना, थियामीन, लेकिन राइबोफ्लाविन को रुक के बोलना पड़ रहा है। ये एक बारी में प्रोनाउंसिएशन, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। क्या नाम है राइबोफ्लाविन का? राइबो ओ पे रुक के फिर फ्लाविन आता है, राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन। ठीक है, तो ये दो मतलब ये B2 की बात हो रही है, सेकंड वाले की। अच्छा, इसमें क्या होता है राइबोफ्लाविन में? क्या होता है? क्रैकिंग ऑफ स्किन, स्किन पे क्रैक्स पड़ जाते हैं, या फिर लिप के कॉर्नर पे कभी छिला छिला सा लगता है ना कॉर्नर्स पे, जहाँ पे स्माइल लाइन्स होती है, वो क्रैक हो जाती है, और माउथ में अल्सर हो जाता है राइबोफ्लाविन से। ठीक है, B2 से। B3 है हमारा निकोटामाइड या नियासिन। ये नियासिन जो जैसे हमारा सीरम आ रहा है ना नाइसिनामाइड, स्किन पे लगाने के लिए कि कोई भी तरह की डर्माइटिस है वो ठीक हो जाए। ठीक है, नाइसिनामाइड एक सीरम चल रहा है अभी काफ़ी ट्रेंड में, तो सेम वैसी है ये। स्किन किससे रिलेटेड होगा ये B3 वाला? डर्मेटाइटिस, मेंटली रिटार्डनेस, वाइटनिंग ऑफ हेयर और प्लेजरा। जब ये नहीं होता तो ये सब खराब हो जाता है, मतलब वाइटनिंग हो जाती है हेयर की, स्किन पे अजीब अजीब से स्वेलिंग, दाने वगैरह सब आ जाते हैं, मेंटली रिटार्ड हो जाता है और प्लेजरा हो जाता है, सब स्किन प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट इज B5, 5 से पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, अगर 5 बज गया तो सोने का टाइम तो नहीं है ना, उठने का ही है ना, तो इसमें इंसोम्निया, बर्निंग फेल्ट, 5 से ऐसे याद रख लेना। और जब फिर चिड़चिड़े भी होते हैं अगर वो 5 बजे या तो हमें उठा दे। ठीक है, इरिटेबिलिटी। B6 पायरिडॉक्सिन, 6 में भी एक्स आ रहा है और डॉक्सिन में भी एक्स आ रहा है। ठीक है, 6 इससे याद कर लेना, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, एनीमिया, स्किन डिसीज, डिप्रेशन। डॉक्सिन लुक लाइक अ टॉक्सिन, जब किसी चीज़ की टॉक्सिन आ जाता है बॉडी में तो तबीयत खराब रहती है ना। तो हमारे फेमस वर्ड में सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ की? एनीमिया की है। तो टॉक्सिन में एक मेजर से वो जो अगर सिम्टम देखेंगे, सिनेरियो देखेंगे, तो एनीमिया इससे याद आ जाएगा कि एनीमिया, फिर उसकी खुद की स्किन और डिप्रेशन। आजकल यही 3 बीमारी है टॉक्सिसिटी की दिक्कत करके। नेक्स्ट इज बायोटीन। बायोटीन तो हमें पहले से पता होता है हेयर के लिए, B7 में आया बायोटीन। ठीक है, इसमें हेयर फॉलिंग होती है, अगर ये नहीं है बॉडी में पेन रहता है और पैरालिसिस भी हो जाता है कई केसेस में। नेक्स्ट इज B11 फॉलिक एसिड। फॉल करना है, जब कोई गिरता है तो यूँ गिरता है ना, यस स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो ये 11 की तरह है फॉलिक एसिड। ठीक है, फॉल करेगा कोई, टूटेगा, स्किन खराब होएगी। ठीक है, डिप्रेशन में चला जाएगा, डिप्रेशन जाते ही क्या याद आएगा? अनीमिया। ठीक है, और साथ में क्या? डाइसेंट्री भी। उसके बाद है B12 साइनोकोबाल्मिन। कोबाल्मिन है, कोबाल्ट से कोबाल्ट याद आ जाएगा कि कोबाल्ट चाहिए होता है इसके सिंथेसिस के लिए। इसके अंदर क्या पाया जाता है B12 में? कोबाल्ट, साइनोबाल्मियम। ठीक है, उसके बाद साइनोकोबाल्मिन में क्या होता है? परनीशियस एनीमिया होता है। इसमें भी एनीमिया के क्या आ गए? एक तो था फॉल करने वाला 11, दूसरा तो क्या था? एनीमिया, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन कब होता है हमें? ये वाला नियासिन वाला, ये रहा, और नियासिन कह रही, प्रिडॉक्सिन वाला, टॉक्सिन वाला। ठीक है, अनीमिया एक ये रहा 6, एक 11 और एक 12, 6 का डबल 12। 6 में तो होएगा ही होएगा, उससे 11 और 12 याद आ जाएगा। ठीक है, परनीशियस एनीमिया। अब यहाँ तो डायसेंट्री हुआ था तो यहाँ जॉन्डिस हो गया, उसको सेम ऐसे याद करने के लिए है ये डायसेंट्री जैसे ये जॉन्डिस भी, मतलब थायराइड टाइफाइड आ जाए तो उसको इकट्ठे याद कर लेंगे, जॉन्डिस और वो आ जाए, डायरिया आ जाए तो उसको याद कर लेंगे, जो होता ही रहता है। टेनोराइट और ग्लूटामिक, और एंकल का एडीमा हो जाता है, सूजन आ जाती है एंकल में। ठीक है, ग्लूट मसल्स क्या होती है? जैसे हिप मसल्स होती है ना, जो उसका ये वो है डिसऑर्डर, उस इसकी कमी की वजह से, B12 की कमी से यहाँ पे ये डिसऑर्डर आ जाता है। तो पैरों की बात चल रही है, ग्लूट भी और ये एंकल भी, पैर वाला याद आ जाएगा। ठीक है, और ये जॉन्डिस वाला। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C को कहते हैं। स्कर्वी होती है स्वेलिंग ऑफ गम और ब्लीडिंग ऑफ गम, ये तो नॉर्मल है। अब क्या? डी कैल्सीफेरॉल, और D2 को इरेगो कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं। ये किससे बनता है? ये विटामिन होता मान में ही है, बट सनलाइट पड़ने से एक्टिवेट होता है। इससे चिल्ड्रंस में, अगर चिल्ड्रन है तो अगर उसमें कमी हो गई ना D की, तो रिकेट्स होएगा, और बड़े को कमी हुई विटामिन D की तो ऑस्ट्रोमेलेसिया होएगा। ठीक है, लेकिन अगर टीथ फॉल कर रहे हैं, गम से खून आ रहा है, तो जरूरी नहीं है वो विटामिन C की कमी है, वो विटामिन D की भी कमी हो सकती है। और वूंड ठीक नहीं हो रहा तो जरूरी नहीं है वूंड ठीक ना होने के पीछे विटामिन K का काम है, विटामिन D भी हो सकता है।
क्यों? क्योंकि ये सारा क्या लीड कर देता है, विटामिन डी ना कैल्शियम की डेफिशिएंसी लीड कर देता है, और कैल्शियम तो होते ही बोन्स के लिए, तो टीथ बोन ये सारी चीज़ें में वो ख़राब कर देता है। नेक्स्ट इज टोकोफेरॉल, विटामिन ई। टोकोफेरॉल विटामिन ई, लेस फर्टिलिटी, ठीक है, फर्टिलिटी कम कर देता है ये। लेस में एल ई आ रहा है ना, एल ई डबल एस, लेस में ई को ध्यान रखते हो, लेस फर्टिलिटी। फाइलोक्विनोन, के को बोलते हैं फाइलोक्विनोन। के से कैसे याद आएगा? सबसे पहले तो ये देखो, इसको ये देख लो कि जो विटामिन के ये तो पता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होएगा, ठीक है, ब्लड क्लॉट नहीं होएगा। ब्लड क्लॉटिंग से एक चीज़ और याद आती है, प्लेटलेट। प्लेटलेट यूज़ होती है ना ब्लड क्लॉट करने के लिए। प्लेटलेट कब कम होती है? जब हमें डेंगू वगैरह या मलेरिया हो जाता है, तो इसमें हमें एक ड्रग दी जाती है चिंकोना बार्क से, ये हमने जिम्नोस्पर्म में भी कवर करा था। तो एक ड्रग दी जाती है, उस ड्रग का नाम क्विनोइन होता है, ठीक है, क्विनोइन। तो वहाँ से वर्ड याद आ जाएगा, क्विनोन, फाइलोक्विनोन, ठीक है। अगला है इसमें टॉपिक मिनरल्स। विटामिन कवर कर लिया, अब है मिनरल्स। मिनरल क्या होता है? होमोजेनियस इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले इसमें सोडियम, सोडियम मतलब NaCl। सोडियम Na कहाँ, अगर मसल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, और पॉजिटिव होता है खुद, ये Na पॉजिटिव चार्ज बियर करता है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करके रखता है बॉडी में। पोटेशियम भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगा। प्लस पोटेशियम मतलब ये जो के है, ये हमने देखा है नर्व कंडक्शन में यूज़ होता है, और कॉन्ट्रैक्शन में ये भी यूज़ होता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म में मिलता है, पी से पोटेशियम, पी से प्रोटोप्लाज्म। एक और चीज़ है जो हमें कहाँ मिलता है नर्व कंडक्शन में, कैल्शियम भी हमारा मसल्स की कंडक्शन कराता है। कैल्शियम आ जाता है एकदम से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ना, तो एक तो ये वही चीज़ है। और कहाँ मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है? Mg भी पॉजिटिव चार्ज बियर करता है, ये भी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन या नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को देखता रहता है, मतलब वो करता है, हेल्प करता है। तो वापस आ जाते हैं हम अपने पोटेशियम खत्म करा था हमने, कैल्शियम। एक तो ये हो ही गया मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा कैल्शियम हमने अभी देखा था, वूंड को हील ठीक नहीं होने देता, तो भी विटामिन डी की कमी होती है, ठीक है, वूंड हीलिंग जब नहीं होती है, तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम होने की वजह से यही ब्लड फॉर्मेशन, कैल्शियम हेल्प करता है ब्लड फॉर्मेशन में, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो फिर क्लॉट नहीं होएगा ब्लड। दूसरा स्ट्रेंथ करता है बोन टीथ को, और विटामिन डी बनाता है। तो यही था, इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी के टाइम पे कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, और इसलिए ये टीथ वगैरह बोन सब वीक हो जाते हैं, ब्लड फॉर्म नहीं हो रहा होता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा होता है, ठीक है। फॉस्फोरस, पी की बात करें तो कोऑर्डिनेट करता है कैल्शियम के साथ ही, तो मतलब ये भी यही काम करेगा, स्ट्रेंथ करेगा बोन और टीथ को। आयोडीन, आयोडीन क्या है? आयोडीन एक ऐसा मिनरल है बॉडी के लिए, मतलब इसके अंदर क्या है, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ना, जो हमारा थायराइड ग्लैंड से निकलता है, इसकी सिंथेसिस कराने के लिए हमें आयोडीन चाहिए होता है, आयोडीन के बिना निकलेगा नहीं, इसलिए जरूरी है। मैग्नीशियम हमने देख लिया कॉन्ट्रैक्शन में और नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग में। जिंक, जो हमारा इंसुलिन हार्मोन निकलता है किससे? पैनक्रियाज से, उसके फंक्शन के लिए जिंक चाहिए होता है। कॉपर, ये हीमोग्लोबिन और बोन्स फॉर्म करता है, कॉपर। सेम कैल्शियम भी यही करता है। कोबाल्ट, ये आरबीसी फॉर्म करता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन आरबीसी। प्लस ये B12 में भी होता है, B12 हमने अभी करा था, कोबाल्ट होता है, क्योंकि इसका नाम साइनो कोबालमाइन था ना, कोबाल्ट वहाँ से आ गया, कोबाल से कोबाल्ट आ गया। फ्लोरीन की बात करें तो अगर, अब इसमें ना दो केस है, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब है ये बचा के रखता है टीथ की मोल्टिंग होने से, ऐसे जैसे गिर जाते हैं मोल्ट होकर, टीथ की मोल्टिंग से बचाता है, प्लस फ्लोरोसिस से बचाता है। कब? अगर ये नहीं होगा ना फ्लोरीन, तो इसकी कमी से, अगर फ्लोरीन की कमी है, कमी से तो मोल्टिंग ऑफ टीथ होएगी, लेकिन अगर फ्लोरीन ज़्यादा है तो फ्लोरोसिस हो जाएगा, इसलिए फ्लोरीन को कम करके बैलेंस अमाउंट में रखते हैं फ्लोरीन को, ठीक है। फ्लोरीन की ज़्यादा होने से फ्लोरोसिस होता है, और फ्लोरीन के कम होने से मोल्टिंग ऑफ टीथ होती है, और इन दोनों को ही बैलेंस रख के बचाया जाता है। और क्या फ्लोरीन हेल्प करता है? और फ्लोरीन हेल्प करता है जो हमारा टीथ है ना, उसकी एक हार्ड एनेमल लेयर होती है जो किसकी बनी होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की, ठीक है, उसको सिक्योर करके रखता है, इसलिए टूथपेस्ट में क्या आने लगा है? फ्लोरीन। यहाँ वाटर की बात करें कि वाटर क्यों जरूरी है, पहले तो हमारे बॉडी वेट ही पता है, 65 से 75 वेट हमारा वाटर ही होता है बॉडी वेट का, ठीक है। केमिकल रिएक्शन ना, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन हाइड्रोलिसिस की वजह से हो रही होती है, इसलिए वाटर जरूरी है, ठीक है। वाटर अगर ज़्यादा पियेंगे तो एक्सक्रीशन के थ्रू हमारा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस रिमूव हो जाता है, और वाटर कंट्रोल कर रखता है टेम्परेचर। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें, अगर कोई प्रिजर्वेटिव हो फूड के लिए, फूड प्रिजर्वेटिव, तो उसका नाम है सोडियम बेंजोएट, जो कॉमन है बहुत। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऑर्गेनिक है, अभी जो हमने पढ़े वो इनऑर्गेनिक थे, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन C/H/O 1:1 रहता है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज ले लो, एक कार्बोहाइड्रेट है ना, वो भी C6, ये तो अभी आज भी पढ़ा है, उसमें पढ़ाया है फोटोसिंथेसिस वाले में, C6H12O6 1:1, 616 612 616 1:1, ठीक है। एक मिनट, ओके। तो उसके बाद कार्बोहाइड्रेट शुगर की फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में भी होता है, ठीक है। इसमें आयोडीन टेस्ट करते हैं, अगर पर्पल कलर आ गया ना, किसी सैंपल है उसके अंदर हमने राइस डाल दिया, ठीक है, राइस का वो पड़ा है और उसके अंदर पर्पल कलर आ गया, तो ये एक कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद 50 to 70 एनर्जी हमेशा हमें कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट कैसे फॉर्म में होता है? या तो एल्डोज होगा या कीटोज होगा, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल्स होती है, कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल का, इसकी फॉर्म क्या होती है? या तो इस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल में एल्डोज ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है, कीटोज बोलते हैं। उसके बाद इसके टाइप्स देख लो, सबसे पहले मोनोसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट में भी मोनोसेक्राइड, मोनो का मतलब 1, तो इसके पास क्या होती है? एक ही यूनिट होती है, सिंगल यूनिट, ठीक है, एक यूनिट होती है, और 6 कार्बन का भी हो सकता है, 3 का, 4 का, इसका भी हो सकता है। जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन का सिंगल यूनिट है, और स्वीटेस्ट शुगर कौन है? फ्रक्टोज है। ओलिगोसैक्राइड 2 से 10 जब यूनिट हो जाए, मोनो में तो 1 थी, 2 से 10 यूनिट हो तो फिर ओलिगो होता है, ठीक है। और ये नॉर्मली क्रिस्टलाइन नेचर की होती है, स्वीट होती है, जैसे कि माल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज, ये डाइसैक्राइड्स है।
और उसके आगे अगर हम और जोड़ेंगे तो ओलिगो में बन जाएगी। डाइसैकेराइड की बात करें तो सिर्फ 3 है, माल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज, एक फ्रक्टोज भी है ग्लूकोज ग्लैक्टोज का। पॉलीसैकेराइड की बात करें तो बहुत सारी 10 से ऊपर अगर यूनिट्स हो गई ना तो पॉली में आ जाएगा। और इसमें ये इनका मेन जर वो क्या कैरेक्टरिस्टिक ये इनसोल्यूबल होता है, घुलता नहीं है एकदम से, और टेस्टलेस होता है, ठीक है, टेस्टी नहीं होता, जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और काइटिन। फंक्शन क्या कार्बोहाइड्रेट की तरफ, कार्बोहाइड्रेट की, कि ये फ्यूल की तरह काम करता है। जब रेस्पिरेशन होती है ना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है CO2 और H2 में, तो एक एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी ही हमारा फ्यूल का काम करती है, ठीक है। ATP निकलना, ये भी हमने रेस्पिरेशन वाले में पढ़ा, ATP, ग्लूकोज जब पायरुवेट वगैरह बनाता है वही सब, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एनर्जी आना। और कहाँ कहाँ यूज़ है इस कार्बोहाइड्रेट का, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है ना उसके अंदर भी शुगर यूज़ हुई है, उसका जो स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर पेंटोज शुगर यूज़ हुई है। जो लैक्टोज है वो मिल्क की शुगर है जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से बनी है, ठीक है। और जो ग्लूकोज है वो फैट भी बना सकती है और अमीनो एसिड भी, कब, जब जरूरत पड़े। ग्लूकोज किस में बदल जाएगी, मतलब किस क्या बनाएगी, फैट और अमीनो एसिड, ठीक है। उसके बाद ये सोर्स है कुछ व्हीट, राइस, मेज, स्वीट पोटैटो और नॉर्मल पोटैटो, ये सोर्सेज है। प्रोटीन की बात करते हैं, इसको किसने डिस्कवर करा था, प्रोटीन वर्ड किसने फाइंड करा था, जे बर्जिलस ने, ठीक है। फर्स्ट टाइम यूज़ किसने करा था, जे बर्जिलस ने, प्रोटीन वर्ड। इसमें बता रखा है कि प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है CHO के साथ, CHO तो हम कार में ही पढ़ के आ रहे हैं, उसके साथ नाइट्रोजन एक्स्ट्रा आ जाता है। नेन हाइड्रोजन टेस्ट होता है इसमें, सबसे पहले सैंपल में हमने डाइल्यूट करके डाला क्या, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, फिर उसके ऊपर हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाला, और अगर पर्पल कलर आ गया तो क्या है, हमारे प्रोटीन है। वैसे वहाँ पे आयोडीन टेस्ट था। नाइट्रोजन एसेंशियल है प्रोटीन बनाने के लिए। 20 तरह के हमारे पास एसेंशियल वो होते हैं अमीनो एसिड, जिसमें से जो 12 है ना वो बॉडी अपने आप बना लेती है, वो नॉन एसेंशियल होते हैं, लेकिन जो 8 है वो हमें बाहर से डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं, वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात करें तो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रोटीन, सिंपल मतलब जिसमें एक ही अमीनो एसिड है, एक ही यूनिट, जैसे वहाँ पे मोनोसेक्राइड एक ही यूनिट थी, सिंपल प्रोटीन में सिंपल अमीनो एसिड होगा, एक ही होगा। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और हिस्टोन, ये सारे क्या है, एक ही टाइप के हैं। कंजुगेटेड प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर के साथ में कुछ कंजुगेट मतलब जुड़ा हुआ है कुछ अलग ही, ठीक है, इनके केमिकल कंपाउंड में कुछ अलग ही जुड़ा हुआ है अमीनो एसिड के साथ। जैसे क्रोमोप्रोटीन, प्रोटीन तो ये है, क्रोमो कुछ अलग जुड़ गया। उसके बाद है ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन तो ये है, ग्लाइको कुछ अलग जुड़ गया है। ड्राई प्रोटीन वो होते हैं जब इन प्रोटीन्स का सिंपल ये कंजुगेट प्रोटीन का डाइजेशन होता है ना, और वो आधे ही टूट पाते हैं, तो पार्शियल डाइजेशन जब होता है, मतलब हाइड्रोलिसिस के थ्रू जब हो रहा है, तो पेप्टॉन्स, पेप्टाइड, प्रोटीनेज ये सब निकलते हैं, तो इनको ड्राई प्रोटीन बोलते हैं। अमीनो एसिड, एनिमल के जो प्रोटीन होते हैं वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन होते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। और अगर मैं एग की बात करूँ ना, इकलौता एग ऐसी चीज़ है जो सारे के सारे अमीनो एसिड कैरी करके रखता है। प्रोटीन की बात करें तो इसका क्या काम है, सेल बनाना, प्रोटोप्लाज्म में पार्ट लेना, ठीक है, टिश्यूज़ बनाना, फिजिकल ग्रोथ, सारे पी वाले काम। और इससे 2 डिसीज़ भी बच जाती है, क्वाशियोर और मेरिस्मस, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से ये हो जाएगा, लेकिन ये होएगा तो ये नहीं होएगा, अगर प्रोटीन होएगा तो ये नहीं होएगा। दूसरा है, अगर ज़रूरत पड़े ना तो जो प्रोटीन है वो खुद एनर्जी देता है। नॉर्मली एनर्जी कौन देता है बॉडी को, कार्ब्स, कार्ब्स और फैट आते हैं पहले नंबर पे, लेकिन अगर ये नहीं है तो उसके बाद अगला जिम्मेदारी आएगी प्रोटीन की, फिर वो एनर्जी देगा। जैसे ग्लूकोज ने, मतलब कार्ब ने जिम्मेवारी ली थी ना उस टाइम पे कि वो फैट्स और अमाइनो एसिड बनाएगा, सेम ऐसे फिर प्रोटीन कार्ब की तरह काम करेगा। जेनेटिक करेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है ये, और कंडक्शन में हेल्प करता है प्रोटीन। अब ये जो 2 डिसीज़ थी जो प्रोटीन की कमी की वजह से हुई थी, सबसे पहले क्वाशियोर, इसमें क्या है जो ये डिसीज़ किस चीज़ की, हैंड और लेग्स की है, फिर वो बहुत पतले हो जाते हैं, जो पेट है वो बाहर आ जाता है। मेरिस्मस की बात करूँ तो मेरिस्मस मसल्स की बात हो रही है, तो ये मसल की डिसीज़ है, ठीक है, ये लूजन अप हो जाती है इसमें मसल्स। और क्या, अगर कोई प्रोटीन ना कैटलिस्ट की तरह काम करे तो उसको एंजाइम कहते हैं, जो कि किस पे वर्क करता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो बॉडी का टेम्परेचर है। और जो हमारे नेल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, कैराटीन के। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। और जो कैराटीन है ना वो ऊपर होते हैं ना, मतलब अगर हम नेल निकाल देंगे तो हमारी स्किन कैसे आएगी उसके नीचे, सेम वो एपिथेलियल सेल को डैमेज होने से बचा के रखता है, नेल का यही फंक्शन है, इसलिए वो वहाँ है। फैट्स, फैट्स की बात करें तो फैट्स बने होते हैं एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड से फैट बनता है, हमारा लिपिड बनता है, एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। इसमें CHO तो होती ही है, उसके बाद उसके अलावा जो ऑक्सीजन का वो है ना प्रोपोर्शन, वो अलग अलग होता है। नॉर्मली जो फैट है ना वो 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, जैसे हमारा घी जम जाता है, बटर जम जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर पे लाते हैं या तो वो ऑयल बन जाएंगे, लिक्विड, कुछ लिक्विड रहते हैं, ठीक है। यही है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड की बात कर रखी है यहाँ पे, कि जो सेचुरेटेड है और एक अनसेचुरेटेड है, ठीक है। जो अनसेचुरेटेड फैट है जैसे कि फिश ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, जो हमेशा लिक्विड रहेंगे, अनसेचुरेटेड का मतलब ये हमेशा लिक्विड रहेंगे, फ्लूइडिटी रहेगी। और जो सेचुरेट है, टाइटली पैक है, वो जैसे घी, बटर, वो सॉलिड हो जाएंगे, तो इसमें ये बात कर रखी है, अनसेचुरेटेड लिक्विड, ठीक है, ये सारे ऑयल्स जिसमें आ जाएंगे। और जो सेचुरेटेड है वो जम जाएंगे, जैसे कोकोनट ऑयल जम जाता है, पाम ऑयल जम जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा मैक्सिमम एनर्जी में फैट से मिलती है। उसके बाद फैट क्या करता है, एनर्जी देते हैं, पढ़ लिया हमने। उसके बाद फैट कहाँ रहता है, स्किन के अंडर लेयर में रहता है, जैसे वो होते हैं ना वेल के नीचे वो होता है, वेल कह रही, डॉल्फिन ब्लबर होता है उसके नीचे, वो उसको हीट से, शॉक से, ठंड से बचा के रखता है, क्योंकि उसके नीचे मोटी फैट की लेयर होती है। तो फैट से क्या होता है, लॉस ऑफ हीट कम होता है बॉडी से, डॉल्फिन में होता है, ये याद रखना, डॉल्फिन में मिलता है, मतलब एक लेयर का नाम है ब्लबर, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, पर ऐसा कुछ है, ठीक है। फूड मटेरियल को फैट टेस्टी बनाते हैं, तड़का लगना वही, ठीक है। प्रोटेक्ट डिफरेंट पार्ट फ्रॉम इंजरी, फैट होएगा तो डायरेक्ट हमारी मसल आगे जाके सब कुछ छिल नहीं जाएगा, फैट होएगा तो फैट ही डील कर लेगा उस चीज़ को, ठीक है। अगर फैट कम है तो स्किन ड्राई ड्राई रहेगी, फैट ज़्यादा तो ऑयली रहेगी। वेट ऑफ बॉडी डिक्रीज, मतलब जो वेट है बॉडी का, वेट ऑफ बॉडी डिक्रीजेज अगर फैट नहीं है तो, अगर किसी के पास फैट है तो मोटा है, भारी होएगा ना। डेवलपमेंट ऑफ बॉडी
फैट के अकॉर्डिंग चेक करते रहते हैं। अगर बॉडी एक्सेसिव फैट हो गया ना तो वो वही ओबेसिटी हो जाती है, हार्ट डिसीज़ का, ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है, हार्ट डिसीज़ का वो रहता है रिस्क। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी ये होता है जैसे हमारा फैट और ऑयल है ना, अगर उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाए जिसकी वजह से उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाए, जिसको हम कहते हैं ना यार ये तो सील गया बिस्किट, वो चीज़ उसे रेंसिडिटी बोलते हैं, क्योंकि वो ऑयल में तला हुआ है या फिर बेक हो रखा है, ठीक है, बटर घी में जिसमें भी बेक हुआ है, तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है उसका ऑयल, और टेस्ट और स्मेल में फ़र्क आ जाता है, उसको रेंसिडिटी कहते हैं।